हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक खरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइंस की क्विक रिवीजन सीरीज में पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो देखते हैं नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, यानी न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे है द्रव अवस्था। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो द्रव अवस्था एक पारा ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला फैक्टर देखते हैं, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु। देखो, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो अधातु है वो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, तो विद्युत धारा मापने का जो मात्रक होता है विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, लेकिन वो यंत्र की बात कर रहा है कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। ठीक है, तो आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, और वोल्टेज मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है, आगे आप बात करते हैं अदिश राशियां हैं। तो देखो, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये क्या है, अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम बोलते हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी है अदिश राशियां। जबकि हम सदिश राशियों की बात करें तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं, यानी इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अब अगला फैक्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। किसको, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, आगे उसने बोला तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है, सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो इसको बोलते हैं परमाणु। परमाणु बोलते हैं एटम, है ना। डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिया था जिसमें बताया था कि परमाणु ऐसा वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे और अधिक छोटे भाग में नहीं विभाजित किया जा सकता। हमारे भारतीय महर्षि कणाद ने भी सबसे छोटे कण को ही बोला था, सबसे छोटे भाग को कण नाम दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। तो देखो, रासायनिक यौगिक, तो यौगिक की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो अणु होता है। ठीक है, अणु पता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व अपनी आणविक अवस्था में ही होता है, परमाणविक अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, अब उसने बोला कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम बोलते हैं परमाणु के अंदर होता है परमाणु का नाभिक होता है धनावेशित। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहरी कक्षाओं में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन पे होता है धनावेश और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। यानी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, आगे वही है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, आवेश रहित यानी उदासीन कण होता है। ठीक है, आगे भी बात होती है पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है अवकरण। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। ठीक है, तो ये 1840 गुना होता है। 1840 गुना होता है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण किस पर होता है, तो एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है, देखो दो होता है, एक एनोड और एक कैथोड, है ना। तो ऑक्सीकरण किस पर होता है, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, है ना। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगर हम बात करते हैं परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अभी मैंने पहले बताया, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो कहलाती है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कोई भी तत्व है तो तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कहलाती है उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक, एक बार फिर से देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या कहलाती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाएंगे? ठीक है, वो कहलाएंगे समस्थानिक। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। ठीक है, और जिनके परमाणु भार समान होंगे और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे वो समभारिक कहलाएंगे। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखो वही आ गया ना, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु, द्रव्यमान संख्या यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात हो रही है, तो द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार, तो परमाणु भार समान है यानी द्रव्यमान संख्या समान है, और परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाएगा? समभारिक कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने प्रस्तुत की, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने प्रस्तुत नहीं की, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर फैक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोसले ने दी थी, मोसले ने दी थी। ठीक है, मेंडलीफ ने अलग आवर्त सारणी दी थी। अब अगला फैक्ट देखते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र यानी हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जो ऊपर से नीचे होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। और जो बाएं से दाएं होते हैं यानी क्षैतिज होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त बोलते हैं, है ना। जैसे हम एक सारणी बनाते हैं तो उसमें ये जो ऐसे में बने हुए हैं ये आवर्त कहलाएंगे, जो ऊपर से नीचे बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो वर्ग कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, है ना। तो ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोवर्नियर ने किया था। किसने? डोवर्नियर ने किया था। आगे हम बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, ऐसे ये ऊपर से नीचे है, वर्गों की संख्या है 18 और आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला फैक्ट हम देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? तो ये टेफलॉन के बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? टेफलॉन के बने होते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है। तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होती है इसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैंग बोलते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। जैसे कोई भी खनिज है, कोई भी अयस्क है, उससे धातु को प्राप्त करना वो क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों में जो कलाई की जाती है उसके लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलाई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। ठीक है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। जब हम आतिशबाजी करते हैं तो उसका लाल चटक रंग होता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो अगला फैक्ट देखते हैं,
मार्स गैस है ना, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। किस गैस को? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस क्या है? नोबेल हीलियम। अब जैसे इसमें क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा उसने, हालांकि जैसे अपन बोलते हैं नियरकर जीरन है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन है ना, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन है ना, ये सभी क्या होती हैं? नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस कहलाती है। तो उसमें 3 क्रियाशील गैसें दी हुई होंगी और 1 अक्रिय गैस दी हुई होगी। ठीक है, तो ये नोबेल गैस है। आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक हल्की गैस है ना। सर्वाधिक हल्की गैस या बोलेंगे सर्वाधिक हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु की बात की जाए तो ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम ये सबसे भारी धातु है। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। ठीक है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। और सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है ये। ठीक है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, अश्रु गैस कौन सी है? तो अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। इसको अश्रु गैस कहते हैं है ना। अश्रु गैस क्या कौन सी है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, एक है हंसाने वाली गैस, तो इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की अस्थायी का कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। ठीक है, ये जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। क्या? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? ठीक है, तो जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना जल के स्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर कैसे करते हैं। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता हो या जल की अस्थायी कठोरता हो, इसको कैसे दूर करते हैं? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं जिससे जल की अस्थायी या स्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाती है। जल का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल है ना, इसी को हम आसुत जल भी बोलते हैं, ये जल का शुद्ध रूप है। और भारी जल D2O का अणुभार होता है ना। भारी जल उसने बोला है D2O है ना, इसको भारी जल बोलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र हम बोलते हैं तो H2O, लेकिन भारी जल को बोलते हैं D2O। इसका अणुभार क्या होता है? तो इसका अणुभार होता है 20। ठीक है, भारी जल की खोज किसने की थी? तो 1932 में भारी जल की खोज की गई थी। ठीक है, यूरे तथा वासबर्न ने इसकी खोज की थी। और भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो है ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। इसकी खोज की थी यूरे तथा वासबर्न ने 1932 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा जो होगा इसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। ठीक है, इसीलिए पिटवा लोहा जो कहलाता है इसको पीट करके किसी भी प्रकार के आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, तो ये पिटवा लोहा कहलाता है। टूटता नहीं है, भंगुर नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये कहलाता है पिटवा लोहा क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, लौह तत्व की मात्रा, उसने ये पूछा लौह तत्व की मात्रा या लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है या आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो हरी सब्जियों में होती है लेकिन पालक के पत्ते में जो होती है सबसे ज्यादा होती है। आगे हम बात करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस चीज की इसमें परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक परत चढ़ाई जाती है। तो किस चीज की परत? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए, और वही कहलाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? वो है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी है। और
शुद्धतम सोना होता है तो अपन बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, है ना, ये क्या कहलाता है, शुद्धतम सोना कहलाता है। आगे हम बात करते हैं 18 कैरेट सोने में शुद्ध कितने प्रतिशत होता है, तो 75% शुद्ध होता है। 24 कैरेट जो होता है वो 100% शुद्ध होता है। 18 कैरेट गोल्ड जो होता है सोना होता है वो 75% शुद्ध होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेवकूफों का सोना कहलाता है, तो पायराइट्स को कहते हैं, पायराइट्स को कहते हैं बेवकूफों का सोना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की जो मिश्र धातु है ये किस चीज के मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सोल्डर, सोल्डर यानी टांका, ये किसका मिश्रण है, तो सोल्डर जो होता है ये टांका होता है, ये किसका मिश्रण है, तो सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं क्वार्टज में क्या होता है, तो क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्टज में। प्राकृतिक रबर बहुलक है, किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आगे देखते हैं सबसे उत्तम कोयला, तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट जो होता है सबसे उत्तम कोयला होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो तांबे और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है ना, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकल धातु मिला दी जाती है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। आगे हम बात करते हैं कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मों में क्या प्रयोग किया जाता है, तो फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में, दूरबीन में, है ना, और विद्युत बल्ब में और धूप के चश्मे में क्या कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है, फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो मतलब पारा किससे प्राप्त होता है, तो शनिवार अयस्क से प्राप्त होता है पारा। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो कैल्शियम हमें प्राप्त होता है डोलोमाइट अयस्क से, पोटेशियम हमें प्राप्त होता है नाइटर अयस्क से, और कैडमियम हमें प्राप्त होता है ग्रीनोकाइट अयस्क से। ठीक है, तो इनके अयस्क हो जाएंगे, कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क हो जाएगा नाइटर तथा कैडमियम का अयस्क हो जाएगा ग्रीनोकाइट। आगे हम बात करते हैं बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है। ठीक है, तो बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, मरकैप्टन मिलाया जाता है एलपीजी में गंध के लिए। ठीक है, आगे उसने बोला है एक मोल बराबर होता है, तो 6.032 गुणा 10⁻23 है ना, ये गलत लिखा हुआ है, 023 है यहाँ पर, 6.023 गुणा 10⁻23 है ना, तो ये होता है 1 मोल के बराबर। अब उसने बोला अगला फैक्ट, एक एवोगैड्रो संख्या होती है, तो एवोगैड्रो संख्या जो होती है 6.023 गुणा 10⁻23 ये होती है एवोगैड्रो संख्या। अगला फैक्ट देखते हैं हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 तथा हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.417। ठीक है, हीरे का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। आगे हम बात करते हैं रिक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रिक्टर जो रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, तो इसमें नियंत्रक के रूप में किस छड़ का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण देखो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव ये पड़ता है कि जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, और ताप अगर घटाते हैं तो अर्धचालक की चालकता घटती है। आगे हम बात करते हैं अतिचालकता की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। ठीक है, प्रतिरोध इसमें 0 होता है अतिचालक में। आगे बात करते हैं सोडा वाटर विलयन है, तो सोडा वाटर जो होता है ये विलयन है, गैस और द्रव का विलयन होता है सोडा वाटर। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है।
ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो देखो इसमें आपको 3 विधियां देखनी है, एक होती है चालन विधि, एक संवहन विधि, है ना। तो ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है, ठीक है। देखोगे चालन, संवहन, विकिरण, तो इसमें चालन विधि से होता है ठोसों में ऊष्मा का संचरण, ठीक है। आगे बात करते हैं कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक, है ना। 1/10 सेकंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती है, ठीक है। अगला फैक्ट, अनुदैर्ध्य तरंगा, तो ये वही आ गया, ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंगा का उदाहरण होती है। आगे देखते हैं, ध्वनि तरंग गमन करती हैं। तो ध्वनि तरंग कैसी गमन करती हैं? लंबवत गमन करती हैं। ध्वनि तरंग कैसी होती है? लंबवत गमन करती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता। कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता? तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है ना। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है तो ये अनंत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जैसे हम कोई कैप्सूल खाते हैं तो उसका जो बाहरी कवर बना होता है, आवरण बना होता है, वो किसका बना होता है? वो स्टार्च का बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो अंडे का आवरण जो होता है, अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी कहलाती है? फ्रेनोलॉजी, है ना। हम बोलते हैं खोपड़ी का अध्ययन, है ना, वो क्या कहलाती है? फ्रेनोलॉजी कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड और नॉर्मली पानी की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? आप लोग बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। त्वचा में झुर्रियां भी पड़ जाती हैं डिहाइड्रेशन के कारण। आगे बढ़ते हैं, वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो वस्तु का भार अधिकतम होगा कहां पर? निर्वात में। निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयन कहलाता है। रेयन कहलाता है कृत्रिम सिल्क। आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका। मैजीफेरा नहीं है, यहाँ पर मैगीफेरा है। मैगीफेरा इंडिका होता है आम का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में जो पानी है, पानी को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर के आविष्कार, है ना, यानी फ्रिज के खोजकर्ता कौन है? तो रेफ्रिजरेटर के खोजकर्ता है जेम्स हैरिसन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने के लिए कौन बनाए रखता है? तो थर्मोस्टेट, है ना, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये टेम्परेचर को एक समान बनाए रखता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, ठीक है। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि फ्रिज हमारा ठंडा है, अगर हम उसका दरवाजा खोल देंगे तो हमारा कमरा ठंडा हो जाएगा। नहीं, कमरे को में अगर रेफ्रिजरेटर रखा है, अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल देते हो तो आपके कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, ठीक है। तो पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है ना। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो ये है सीबी देसाई। सीबी देसाई गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मीथेन, यानी CH4, है ना, CH4 मीथेन गैस प्राप्त होती है अपन को गोबर गैस से, ठीक है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, तो बायोगैस से भी कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, ठीक है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सभी गैसें बिल्कुल आयतन नहीं घेरेंगी, यानी शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये शून्य आयतन घेरेंगी, ठीक है।
परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसी को बोलते हैं परम शून्य ताप। आगे देखते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस है ना, यानी इसी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो इसका प्रमुख संघटक क्या है, मतलब इसमें कौन सी गैस होती है, तो इसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस होती है, ठीक है। और इसी के साथ में इसमें गंध के लिए मिथाइल मर्केंटन भी मिलाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बायल का नियम लागू होता है, तो बायल का नियम होता है किस पर, नियम नहीं है यहाँ पर, नियत तापमान पर होता है बायल का नियम, निश्चित ताप पर, ठीक है, यहाँ पर बायल का नियम लागू होता है। आगे हम बात करते हैं एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सामान्य तापमान एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, तो सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है जिसके कारण लाइटर जलता है। आगे हम बात करते हैं अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 तथा NO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा, ठीक है। SO2 तथा NO2 ये ऊपर जा करके जब वर्षा होती है तो वर्षा में मिल जाते हैं और इसी के कारण मिल करके बरसते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग अम्ल वर्षा। आगे हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का पहली बात तो रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, है ना, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 होता है। आगे बात करते हैं मानव द्वारा संश्लेषित, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है, तो मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है नायलॉन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, तो सेल्यूलोज से बना जो कृत्रिम रेशा होता है वो कहलाता है रेयॉन, क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। आगे अब बात करते हैं जीवाश्मों का उम्र किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमें एक कंकाल मिला है, ठीक है, डायनासोर का कंकाल मिला है, अब हम बोलते हैं कि हमें इसकी उम्र का पता लगाना है, तो हम किस पद्धति से लगाएंगे, तो इसके लिए 2 पद्धति होती हैं, एक होती है कार्बन डेटिंग पद्धति और एक होती है यूरेनियम डेटिंग पद्धति, ठीक है। तो यूरेनियम डेटिंग से आयु पता लगाया जाता है निर्जीव का, ठीक है, और कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है जीवाश्म का, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा, है ना, इसमें C14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, तो देखो वही आ गया, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली, तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है फ्लोरीन, ठीक है। शहद का मुख्य घटक है, तो शहद का मुख्य घटक है फ्रैक्टोज, ठीक है, फ्रैक्टोज का मुख्य घटक है, ठीक है। शर्करा को यकृत बदल देती है, ठीक है, शर्करा को यकृत किस में बदल देती है, तो ग्लाइकोजन में बदल देती है, ठीक है। या शर्करा यानी ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन क्या कर देता है कि हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को, अतिरिक्त शर्करा को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है और यकृत कोशिकाओं में संचित कर देता है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, अब रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैरामल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से, सड़ने से बचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सत्य फल उत्पन्न होता है, सत्य फल उत्पन्न होता है ये अंडाशय से उत्पन्न होता है, और असत्य फल उत्पन्न होता है ये बीजांड से उत्पन्न होता है, ठीक है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है, असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। पौधों में प्रजनन अंग होता है फूल, ठीक है, पौधों में प्रजनन अंग कौन सा होता है, फूल होता है। आगे उसने बोला है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अच्छा, उसने बोला जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी तथा सी ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जबकि विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है,
विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी तथा विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। ठीक है, आगे हम देखते हैं अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में, तो ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। आगे हम बात करते हैं इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा की जाती है। जैसे इत्र होता है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा पहचानी जाती है, तो ये सेरेब्रम के द्वारा पहचानी जाती है। आगे देखते हैं सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। आगे देखते हैं तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सूरा का। ठीक है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, सल्फर, चारकोल और सूरा का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। आगे देखते हैं अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कुपोषण होता है, तो कुपोषण किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है कुपोषण। ठीक है, क्वासिओरकर तथा मरासमस है ना, तो ये बीमारी किसकी कमी से होती है, तो ये प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता बच्चों में, किसकी कमी के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है सेल्यूलोज। ठीक है, आगे उसने बोला है आरएनए है ना, आरएनए का पूरा नाम मैंने आपको बताया था राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, आरएनए और डीएनए का पूरा नाम बताया था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण है ना, और प्रोटीन बना होता है तो किससे बना होता है, तो एमिनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन होता है ना, तो प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है ना। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आगे बात करते हैं प्रयोगशाला में संश्लेषित है ना, यानी प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। आगे हम बात करते हैं प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, है ना, तो वोहलर ने किया था। वोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया। आगे हम बात करते हैं यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%, यानी 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है ना, तो किस रूप में मौजूद होता है, तो एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। यूरिया जो खाद होता है, यूरिया खाद में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ सूख नहीं है सूत्र है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 NH2CONH2। आगे हम बात करते हैं यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो किसमें, मूत्र में पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है यूरिया। ठीक है, मूत्र में दुर्गंध यूरिया के कारण ही होती है। और दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है दूध का पीएच मान। आगे हम बात करते हैं दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है ना, BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है
किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। आगे देखते हैं, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो उजले भाग में, अंडे में के उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास क्या है? ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, है ना, तो दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक, है ना, पेन किलर बोलते हैं हम इनको, तो ये एनाल्जेसिक कहलाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, किसको नष्ट करते हैं? तो एंटीबायोटिक के द्वारा बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। आगे देखते हैं, अंडाणु का निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन होता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, यानी पारा, है ना, पारा में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है ना, द्रव्यों में अगर देखा जाए। आगे हम बात करते हैं एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, है ना, ये किससे ये प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? ये एक एंटीबायोटिक का नाम है एम्पिसिलिन। ये किससे प्राप्त होता है? तो ये बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? ये कार्बन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है ना, तो कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? ये सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जाता है ना। आगे हम बात करते हैं, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तेल चित्रों को, रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है ना, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है, क्या आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आगे हम बात करते हैं, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी? तो ये तो अभी अपन ने देखा था, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है ना, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट से। आगे बात करते हैं, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक, है ना, चीनी शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त किया जाता है? तो ये बोन ब्लैक, है ना, बोन ब्लैक के द्वारा चीनी जो होती है शुद्ध की जाती है। आगे हम बात करते हैं, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है ना, व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होगा? जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होगी या जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही होगी? तो इसका आंसर होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, तब व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिकतम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, श्यानता की एसआई मात्रक, है ना, तो श्यानता की एसआई इकाई होती है पॉइज, है ना, पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, तो ये क्या है? कार्बन। ठीक है, एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? ठीक है, तो एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जैसे नॉर्मल तापमापी में तो हम लोग जैसे पारे का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, है ना, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस पदार्थ को गर्म करने पर किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होगा? तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहता है ना, द्रव्यमान उसका निश्चित रहता है ना, नियत रहता है, जबकि उसका आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ता है। ठीक है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? अम्लीय होती है।
आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। आगे देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दिया सलाई में प्रयोग होता है। दिया सलाई में किसका प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में, माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। साबुन बनाने की प्रक्रिया है ना, साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन होती है। ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? सैपोनिफिकेशन होती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं श्वसन में शर्करा का क्या होता है? शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आगे देखते हैं आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो आमाशय में भोजन का पाचन है ना, आपने बोला था आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, उससे जठर रस निकलता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अम्लीय माध्यम में पाचन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है उसमें और वो भोजन को सड़ने से भी बचाता है। आगे हम देखते हैं हार्मोन का कार्य क्या है। तो हार्मोन का कार्य क्या होता है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है ना। हमारे शरीर की सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? हार्मोन का होता है। आगे देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है मेरुदंड। ठीक है, आगे देखते हैं ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है ना। तो किस नियम पर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, है ना। सोने को घोला जाता है, तो सोने को किस में घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के एसिड में घोला जाता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के एसिड में घोला जाता है ना। आगे हम बात करते हैं तो कॉर्क प्राप्त होता है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकस, है ना, यानी ओक के पेड़ से। क्वेकस यानी ओक के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। और कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। भाई ये मोस्ट IMP फैक्ट है ना। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। ठीक है, कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये क्वेकस यानी ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं तो मॉर्फिन तथा हीरोइन, मॉर्फिन तथा हीरोइन ये इनका मुख्य स्रोत क्या है? तो अफीम है। ठीक है, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अफीम है इनका मुख्य स्रोत। आगे देखते हैं तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है ना। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? तो थीन होता है। थीन पदार्थ होता है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। जबकि कॉफी में जो उत्तेजित पदार्थ होता है वो कैफीन होता है। ठीक है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी कहलाती है? दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन कहलाती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में जो होता है निकोटीन, इसके कारण कैंसर होता है, कैंसर कारक होता है। चांदी की चमक को काला करता है, तो ओजोन गैस, ओजोन गैस जो होती है ये चांदी की चमक को काला करती है। ठीक है, टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक बिंदु है, ये हरा नहीं है, यहाँ पर हीरा है। तो टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक बिंदु है। तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हीरे का गलनांक बिंदु है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। तो इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? तो ये होती है 9.3 कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है 9.3 कैलोरी। भूमि में पाया जाने वाला, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो इसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अच्छा ये आगे के 3 फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट है ना। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो जीरोफाइट कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स कहलाता है, मरुस्थल में उगने वाला जीरोफाइट्स कहलाता है, और भूमि पर पाए जाने वाला ये ब्रायोफाइट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं गोबर के छालों पर उगने वाला कवक है ना। गोबर के छालों पर उगने वाला जो कवक होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कार्टिकल्स कहते हैं। गोबर के छाल है ना, इन्हीं हम बोलते हैं, गोबर पे जो कवक उगता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टिकल्स बोलते हैं। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? तो साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है, साइकस में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं संसार के सबसे लंबे पौधे
संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, है ना। तो संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब कम होता है। ठीक है, वायुमंडल होता है ना। तो वायुमंडल होता है संवहन विधि के द्वारा, है ना। उसने यहाँ पर ये थोड़ा सा ये लग रहा है वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल गर्म किसी विधि के द्वारा होता है, तो इस संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है वायुमंडल। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस, है ना। तो ये रेडॉन गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो अक्रिय गैस होता है वो क्रिप्टॉन। वायुमंडल में जो क्रिप्टॉन होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि रेडॉन गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा रेडॉन गैस का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं अक्रिय गैसों की खोज, है ना। तो अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने की थी, है ना। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। आगे देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल नाइट्रोजन पाई जाती है। और वायुमंडलीय दाब का मापक है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आगे देखते हैं, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितने के बराबर होता है? तो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। देखो, वायु दाब मापी जो होता है वो बैरोमीटर होता है ना। तो इसके अलग अलग मतलब जैसे वायु दाब अगर अचानक गिरता है, वायु दाब इसका जो होता है पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो वो किसका संकेतक होता है? इसका पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे तो वो किसका संकेतक होता है? वही पूछा जा रहा है। तो जैसे उसने बोला कि वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि वर्षा की संभावना है, वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर वायु दाब मापी का पाठ्यांक अचानक गिरता है तो ये आंधी तूफान की संभावना होती है, आंधी तूफान का सूचक होता है, यानी आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना, है ना। जैसे पारे का जो स्तंभ है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मौसम जो है वो स्वच्छ और साफ होने वाला है, मौसम स्वच्छ होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, है ना। वो ये पूछ रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। आगे देखते हैं, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा के पूरे पिघल जाने पर, है ना, इस टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर पानी का तल कैसा होगा? भाई पानी जो है, पानी में जैसे हम बोलते हैं एक गिलास पानी लिए हुए हैं, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डला हुआ है। अब अगर वो बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे जो वो पिघल जाएगा उसके बाद पानी बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर है अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ जितनी जगह घेरता है तो उतनी जगह के पानी को वो हटा देता है, यानी वो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, है ना। बर्फ के दो टुकड़े होते हैं, इनको अगर हम आपस में दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, पानी से भरे किसी बर्तन में पका हुआ, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये क्यों प्रतीत होती है? भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। जैसे हम कोई छड़ डालते हैं तो हमें वो थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना। अगर कोई सिक्का डाला हुआ है तो वो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है ना। तो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, इसका मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। आगे हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। या हम बोलें कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम जो होता है वो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर होता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो 0 होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छर मरते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है उसका, है ना, जिसके कारण मच्छर मर जाते हैं। आगे देखते हैं कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है ना। कोई वस्तु किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है ना। उत्प्लावन बल क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु को उसमें डुबोते हैं तो वो नीचे से भी एक फोर्स लगता है ना, जो कि उसको बाहर धकेलने का प्रयास करता है। हमें क्या लगता है, वो वस्तु थोड़ी सी हल्की लगती है, उसका वजन कम लगता है ना, उत्प्लावन बल के कारण। और उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। आगे हम देखते हैं किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, है ना। बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, तो ये विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आगे देखते हैं पृथ्वी के लिए पलायन वेग। पलायन वेग क्या कहलाता है, ऐसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को बाहर फेंकने पर वो अपने वायुमंडल से बाहर चली जाती है और उसमें फिर लौट करके नहीं आती है ना। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और सूर्य के लिए जो पलायन वेग होता है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग होता है ये 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. मईवान, है ना। टी.एच. मईवान ये ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। आगे देखते हैं पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, है ना। तड़ित चालक आपने देखा होगा घरों में, घरों के ऊपर एक त्रिशूल के आकार का लगा होता है धातु का तड़ित चालक, है ना। जैसे कभी आकाशीय बिजली गिरती है तो तड़ित चालक से क्या होता है, हमारे घर सुरक्षित हो जाते हैं। कारों में भी लगा होता है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे हम बात करते हैं तड़ित चालक किसका बना होता है, तो तांबे का बना होता है। तड़ित चालक किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। प्राथमिक सेल क्या है, शुष्क सेल। शुष्क सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है शुष्क सेल में। ठीक है, और शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है, तो जस्ते का बना होता है शुष्क सेल का कैथोड। अब देखते हैं शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो शुष्क सेल का कैथोड तो जस्ते का बना होता है और शुष्क सेल का जो एनोड होता है ये कार्बन का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु, है ना। तो संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, सीसा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं गैलेना अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क है। अब लेड यानी सीसा संचालक बैटरी में, सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है ना, यानी जो लेड संचालक बैटरी होती हैं इनमें प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, तो कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।
आगे देखते हैं वैद्युत अपघटन में अवकरण, है ना, अवकरण को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है, और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक चुंबक, है ना, प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है लोहे का ऑक्साइड होता है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा में होता है, तो एनएस डायरेक्शन में होता है। एनएस है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। आगे देखते हैं अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, तो नर्म लोहे का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, नर्म लोहे का बनाया जाता है। और जो स्थायी चुंबक होता है ये इस्पात का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है और स्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। तो समान ध्रुवों में जैसे हम बोलते हैं कि एन ध्रुव ले आए पास पास में, है ना, या एस ध्रुव पास पास में ले आए, तो इनमें क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, जबकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण यानी विकर्षण, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है, जबकि चुंबक के विपरीत या असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चुंबक का चुंबकत्व कब खत्म हो जाता है। तो अगर हम चुंबक को पीटते हैं, चुंबक को गर्म करते हैं, तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो कौन सी दिशा की ओर संकेत करेगी, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, उत्तर की तरफ संकेत करती है। जैसे ऐसे ऐसी बनी हुई है चुंबकीय सुई, है ना, ऐसी बनी हुई है, तो ये जो तीर होगा ये उत्तर की ओर संकेत करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है ये क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो उसको हम या तो हम टेस्ला बोलेंगे, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोलेंगे, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये तीनों बोल सकते हैं इनको, तीनों ऐसा ही मात्रक हैं इसके, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला। आगे हम बात करते हैं ध्रुवों पर नमन कोण, है ना, कितने डिग्री होता है, तो ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। आगे देखते हैं मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है ये भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था, है ना, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ऑर्स्टेड ने अवलोकित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं डायनेमो हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये कार्य करते हैं, है ना, तो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डायनेमो परिवर्तित करता है, तो भाई याद रखिएगा जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जैसे हम अपने जनरेटर के बारे में बात करते हैं, जनरेटर, है ना, तो ये डायनेमो के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। और जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इसके अलावा हम बात करते हैं विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन, बैटरी। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहली बात तो काम होता है, काम क्या होता है ट्रांसफार्मर का काम, देखो ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करते हैं, यानी अल्टरनेट करंट पर काम करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा पर काम करते हैं, और इसी के साथ ही ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना। ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दें वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा दें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो इसमें जो क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये किसका होता है, नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है तो केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है ना, डायोड से जो धारा बहती है वो किस दिशा में, एक ही दिशा में धारा बहती है। अब ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो किस परिपथ में, तो मैंने अभी पहले बताया केवल एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में ही ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि हाई वोल्टेज से क्या करता है लो वोल्टेज में, और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलना, है ना। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन बन जाए कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है भाई, मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है वो कौन सी होती है, खंभों से वो करके हमारे घर में बिजली आई, वो एसी बिजली होती है, ठीक है, एसी करंट होता है, ठीक है। अब जैसे टीवी में जो बिजली जाती है, हम बोलते हैं टेलीविजन में, तो उसके अंदर क्या होता है रेक्टिफायर लगा होता है, तो वो एसी को डीसी में बदल देता है ना। तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जबकि अगर हम बात करें कि डीसी करंट को एसी में कौन परिवर्तित करेगा, तो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है कौन, इन्वर्टर, ठीक है। ये दो फैक्ट याद रखना बिल्कुल कि रेक्टिफायर क्या करता है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, और इन्वर्टर क्या करता है डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्यूज तार बना होता है, तो फ्यूज तार शीशा और टिन का बना होता है, शीशा और टिन का बना होता है। आगे हम देखते हैं टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है ये विद्युत ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे, ठीक है। घरेलू फ्यूज तार किसका बना होता है, घरेलू फ्यूज तार जो होता है ये निम्न गलनांक का होता है, तो मैंने आपको अभी फ्यूज तार बताया। फ्यूज तार का काम क्या होता है, ये कम गलनांक का तार होता है जो शीशा और टिन का बना होता है, और जैसे ही तेज लाइट आती है हमारे घर में तो ये क्या करता है, फ्यूज तार क्या होता है वहीं गल जाता है ना, और टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे घर के विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं, वो खराब नहीं हो पाते। तो हमारे विद्युत उपकरणों को ये सुरक्षा प्रदान करता है फ्यूज तार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, किसका, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ना। इसके द्वारा क्या होता है, कोबाल्ट 60 के द्वारा रेडियोथेरेपी, मतलब इसकी किरणों के द्वारा क्या होती है उसकी सिकाई की जाती है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना। आगे हम बात करते हैं कोबाल्ट में पाया जाता है, तो कोबाल्ट में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कीमोथेरेपी का इस्तेमाल के लिए किया जाता है, तो कैंसर के इलाज के लिए, नॉर्मली कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का ही प्रयोग किया जाता है ना। अब हम बात करते हैं कैंसर की प्रसिद्ध दवा है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल है ना, किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा होती है टैक्सोल, ये किससे प्राप्त होती है, यू वृक्ष से प्राप्त होती है, यू वृक्ष से प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं ORT, ORT का पूरा नाम क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये चिकित्सा थेरेपी किससे संबंधित है, ORT किससे संबंधित है, तो ये अतिसार से संबंधित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी, तो ये आंखों की बीमारी है, ग्लूकोमा और जो ट्रैकोमा होती है ये आंखों की बीमारी है, ठीक है। आगे देखते हैं डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, तो डिप्थीरिया में क्या होता है, गला ग्रसित होता है ना, गला इससे प्रभावित होता है। आगे हम बात करते हैं एथलीट फुट रोग होता है ना, तो एथलीट फुट रोग किससे होता है, ये फंगस से होता है, ठीक है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है HIV का नाम। HIV वायरस के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति को एड्स हो जाता है, एड्स यानी हम बात करते हैं एड्स है ना, AIDS है ना, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, एड्स हो जाता है व्यक्ति को अगर वो HIV पॉजिटिव होता है तो, है ना। और HIV की जांच के लिए क्या होता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है ना, HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है,
एलिसा टेस्ट किया जाता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है, तो एड्स रोग होता है HIV के द्वारा, है ना। अब उसने बोला है कि सार्स क्या है, सॉर्स है ना, SARS, तो ये एक वायरस जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाला रोग है सॉर्स। जैसे हम बात करते हैं अभी कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस सॉर्स से ही रिलेटेड है ना, संबंधित है सॉर्स से, है ना। आगे हम बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें, डायोप्टर में मापी जाती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपेक्षिक आर्द्रता का मापक, है ना। तो आपेक्षिक आर्द्रता, जहां पर भी आपको आर्द्रता मिले, है ना, तो आर्द्रता के लिए आपको याद रखना हाइग्रोमीटर होता है ना। और अगर हम बात करते हैं जल का आपेक्षिक घनत्व, तो जल यानी आपको रखना हाइड्रो, और अगर आर्द्रता बोली जाए, नमी बोली जाए, तो आपको रखना है हाइग्रो, है ना। यानी आर्द्रता मापक होता है हाइग्रोमीटर, और जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। आगे बात करते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा है ना। तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये 80 किलो कैलोरी होती है ना। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। समुद्र की दूरी मापने के लिए अपन नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, ये क्वेश्चन बनता है, तो सोरेनसन ने किया था। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। अब उदासीन पीएच, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन मतलब ना वो अम्ल होगा ना क्षार होगा, तो उसका पीएच मान होगा 7, जैसे हम बोलते हैं पानी, है ना। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है ना। आगे हम बात करें अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म जो है क्षार कहलाता है ना। और अगर हम बात करते हैं कि अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, है ना। और अगर क्षार की बात करें तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अम्ल में कौन सा तत्व, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से रहता है। आगे देखते हैं प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला जो लिटमस होता है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है ना। तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का मान कितना होता है, तो ये होता है, हम बात करेंगे 10⁻2 से 10⁻7 के बीच में होता है ना। कोलाइड, है ना, कोलाइड यानी 10⁻2 से 10⁻5 से 10⁻7 के बीच में होता है। आगे बात करते हैं कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के 2 अपर रूप हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है, तो पेंसिल का जो शीशा बना होता है ये किससे बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल की जो निब होती है ना, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे हम कपूर की बात करते हैं, तो कपूर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है ना, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यह विधि क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है ना। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम 235 है ना। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा होता है, तो यूरेनियम 235 है ना। लोहा का निष्कर्षण होता है, तो हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त होता है, हेमेटाइट अयस्क से। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो यूरेनियम है ये यूरेनियम 238 होता है, सॉरी मैंने 235 बोल दिया। आगे देखते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, बॉक्साइट से होता है। और तांबे का निष्कर्षण किससे होता है, कॉपर पाइराइट से होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है, और तांबे का निष्कर्षण किससे होता है, कॉपर पाइराइट से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं तरंग दैर्घ्य की एसआई मात्रक, है ना। तरंग दैर्घ्य किस में मापा जाता है, एसआई मात्रक बताना है, एसआई इकाई बतानी है, तो ये एंगस्ट्रॉम होती है, क्या, एंगस्ट्रॉम। आगे देखते हैं कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है ना। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
TNT का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटालवीन, है ना, ट्राई नाइट्रोटालवीन होता है, TNT का पूरा नाम होता है, ठीक है। RDX का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, है ना, RDX का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है RDX का पूरा नाम, ठीक है। और EDX का पूरा नाम क्या होता है? तो EDX का पूरा नाम होता है साइक्लोनाइट, है ना, साइक्लोनाइट होता है EDX का पूरा नाम, ठीक है, अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। आगे हम बात करते हैं डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है ना, तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, ये नाइट्रोग्लिसरीन है, ये डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है ना, DDT कीटाणुनाशक किससे बनाया जाता है? तो ये क्लोरल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्लोरल से बनाया जाता है DDT, है ना। अच्छा, DDT का पूरा नाम तो अभी मैंने बताया था, है ना, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। अब हम बात करते हैं यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है ना, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो ये है पिच ब्लेड है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड है, ठीक है। आगे देखते हैं फेराडे इकाई है, तो फेराडे है धारिता की इकाई है ना। आगे हम बात करते हैं टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है ना, किससे? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है ये पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पेडिन ने, है ना, जोसेफ स्पेडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। और पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो क्या है? चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना है। चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। आगे हम बात करते हैं पीतल मिश्र धातु है, तो तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है पीतल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है ना। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, जबकि स्टील जो है इसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का जो लैटिन नाम है उसको ओरम बोलते हैं, AU मतलब ओरम, है ना। और चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम, अर्जेंटम यानी AG, ठीक है। तो सोना को ओरम बोलते हैं, AU यानी ओरम यानी सोना, और चांदी यानी AG, इसको अर्जेंटम बोलते हैं, ठीक है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में क्या प्रयोग लाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO, है ना। नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 होता है इसमें, नाइट्रिक अम्ल, है ना, तो वो मिलाया जाता है सोना तथा चांदी के शुद्धिकरण में। आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, यानी NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने का सोडा का नाम, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और अगर हम बात करें धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, यानी Na2CO3। खाने का सोडा यानी इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जबकि धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किसमें? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो किस विधि के द्वारा? भंजक आसवन की विधि के द्वारा, है ना। भंजक आसवन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन भी बोलते हैं। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो हाइड्रोकार्बन किसके प्राकृतिक स्रोत हैं? कच्चा तेल, कच्चे तेल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है, ठीक है। गैसोहॉल मिश्रण है, तो गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल तथा एथेनॉल का मिश्रण होता है, जिसको हम बोलते हैं गैसोहॉल। पेट्रोल तथा एथेनॉल का जो मिश्रण होता है उसको गैसोहॉल बोला जाता है। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 1 पिको सेकंड 10 की घात -12 सेकंड के बराबर होता है 1 पिको सेकंड, ठीक है। 10 की घात -12 सेकंड के बराबर होता है 1 पिको सेकंड।
परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻1 मीटर, है ना। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻1 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस जो होती है वो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन होती है ना। वेल्डिंग में, है ना, वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस होती है इसको हम गैस वेल्डिंग बोलते हैं। तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन क्या होती है? प्रयुक्त होती है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दूध से दही बनाने में सहायक होता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में। आगे देखते हैं, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ना। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए, है ना। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड में ईस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। आगे बात करते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था, किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है ना। भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने हृदय का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया था। ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को, है ना। जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। हरा प्रोटोजुआ क्या कहलाता है? तो हरा प्रोटोजुआ युगलिना को हरा प्रोटोजुआ कहते हैं। मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से, यानी विटामिन डी होता है मछली के लीवर में। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवची है, मृदु कवची है ऑक्टोपस, है ना। डायनासोर थे, है ना, तो मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता था। मेसोजोइक सरीसृप वर्ग में आते थे डायनासोर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, है ना, स्तनधारी में आता है डॉल्फिन। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो वो नीली व्हेल, है ना, नीली व्हेल बोलते हैं या ब्लू व्हेल बोलते हैं, ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, तो रेशम के कीड़े को पालने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, है ना। रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहते हैं, है ना। और अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। एंटोमोलॉजी क्या कहता है? कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, है ना। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, है ना। अब ऑर्निथो आया तो एक चीज और याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, जबकि ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर है? तो ये भी हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। आगे देखते हैं, घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो घी और दूध का जो पीला रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है घी और दूध का पीला रंग। और घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% वसा की मात्रा होती है घी में, है ना। दूध में वसा मापने का यंत्र जो होता है, दूध में वैसे तो दूध की शुद्धता मापने वाला लैक्टोमीटर होता है ना, लेकिन दूध में वसा मापने वाला जो यंत्र होता है वो ब्यूटायरोमीटर होता है। क्या होता है? ब्यूटायरोमीटर होता है, जो कि दूध में वसा मापता है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है ना। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बेसेक्टोमी कहलाती है पुरुषों की नसबंदी। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो ये ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी कहलाती है और स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। आगे देखते हैं,
तो अगला फैक्ट क्या है, लैक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। तो लैक्रीमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, आंसू स्रावित होते हैं। यानी अपन क्वेश्चन ये बन सकता है कि आंसू कहाँ से स्रावित होते हैं, तो लैक्रीमल ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ठीक है, एटीपी का निर्माण घटक है। एटीपी का पूरा नाम, पहली बात तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण घटक क्या है, फ्रैक्टोज है। ठीक है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है, तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, है ना, ऑर्थोपोडा मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। ठीक है, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो थे। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है, 0 डायोप्टर होती है, 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता, है ना। और वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है, उसका घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना, तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, सेल्सियस और मतलब 40 डिग्री तापमान पर, आप डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलेंगे क्योंकि 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान, है ना, दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे, बिल्कुल समान होंगे। आगे हम बात करते हैं सोनार का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो एक होता है क्या, रडार, और एक होता है सोनार, है ना। तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, और सोनार का पूरा नाम होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सोनार का प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों के द्वारा, है ना। तो सोनार में साउंड इसका पूरा नाम तो पहले हमने बताया आपको, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, और रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है कि रडार में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लेंज का नियम आवश्यक है ना, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है, लेंज का नियम। ठीक है, आगे देखते हैं हॉर्न सिल्वर अयस्क है, किसका अयस्क है हॉर्न सिल्वर, तो चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, चांदी का अयस्क है। और चांदी का निष्कर्षण होता है तो किससे, अर्जेंटाइट से होता है। चांदी का निष्कर्षण एक अयस्क से होता है, उसका नाम है अर्जेंटाइट। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसकी कमी होती है तो शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, पानी में नमक घोल करके दिया जाता है उस समय। ठीक है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो ये सोडियम क्लोराइड ही होता है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और चूने के पानी का जो दूधिया रंग होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया रंग हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। आगे देखते हैं कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस, है ना, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी होती है, ये एसिटिलीन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, तो C12 है ना, C12 क्या है, ये परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो चूंकि रेडियो सक्रियता की इकाई है ना ये क्यूरी है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी ना, है ना, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी है। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या है 3, है ना, एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को ड्यूटीरियम, एक को ट्राइट्रियम, है ना। आगे बात करते हैं चूना पत्थर, है ना, का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, इसका रासायनिक नाम है CaSO4 × ½ H2O, है ना, CaSO4 × ½ H2O, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है CaSO4 × ½ H2, है ना। आगे देखते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, पेनिसिलिन किससे प्राप्त करते हैं, है ना, तो पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त करते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, है ना, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी।
अब आगे देखते हैं सफेद स्वर्ण कहते हैं किसे कहते हैं, तो सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। और द्रव सोना क्या कहलाता है, द्रव सोना पेट्रोलियम कहलाता है। सफेद सोना प्लेटिनम कहलाता है और द्रव सोना पेट्रोलियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने की इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, CaSO4 × 2H2O, है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। और त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है ना। आगे हम बात करते हैं त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। कॉफी बीजों से प्राप्त की जाती है। नोबेल का तेल, है ना, नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको नोबेल का तेल बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल बोलते हैं। रेनकोट किससे बनाया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है रेनकोट, है ना। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना। ओम ने नियम दिया था B ∝ I, है ना, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लस्क की इकाई है। ल्यूमेन कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है ना, ज्योति तीव्रता का मापक है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है, तो ओजोन परत करती है ना, जो कि 90% ओजोन परत समताप मंडल में होती है, लगभग 10% हमारे क्षोभ मंडल में होती है। पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारी रक्षा करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। आगे हम बात करते हैं एक्सरे का खोजकर्ता, है ना, तो WC रोंटजन, एक्सरे की खोज किसने की थी, WC रोंटजन ने। आगे हम बात करते हैं एक लड़की झूले में बैठकर, चले नहीं है झूला लिखना है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, दोलन काल कम हो जाएगा यदि वो एकाएक खड़ी हो जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय, है ना, कैसा होगा, ये क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पर गति के बाद कुछ है, उसी के साथ बाद में आएगा कि समय आधा हो जाता है ना। पायरिया बीमारी है, तो पायरिया मसूड़े की बीमारी है। एनीमिया रोग जो होता है ये लोहे की कमी से होता है। सिरका किसका मिश्रण है, तो सिरका पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है सिरका। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है ना, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है ना, यानी जूल प्रति सेकंड। आंखों का रेटिना कार्य करता है तो कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। आंखों का रेटिना जो होता है कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है, तो साइनेप्स कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है, साइनेप्स कहलाती है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टा ने किया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, 207 नहीं होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। आगे हम देखते हैं बुनसेन बर्नर कार्य करता है, तो बुनसेन बर्नर कार्य करता है किस सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है बुनसेन बर्नर। आगे हम बात करते हैं पानी का बुलबुला चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है। और हुक्स का नियम है ना, हुक्स का नियम है प्रतिबल बटा विकृति बराबर E, है ना, ये हुक्स का नियम है। आगे हम बात करते हैं नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है।